राजस्थान परिषद के द्वारा आयोजित मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत। राजस्थान परिषद बेंगलोर की एक अग्रगण्य सामाजिक संस्था है जो पिछले 45 वर्षों से शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र या सामाजिक जुड़ाव की बात महनीय कार्य करती आ रही है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं मीट द आइकॉन प्रोग्राम। इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं उन हस्तियों से, उन महान विभूतियों से, उन व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है और सफलता के शिखर को चुमा है और जिनका ताल्लुकात तेरापन धर्म संघ से। और आज जो हस्ती हमारे बीच है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो वर्तमान में तेरापन सभा विजयनगर के अध्यक्ष हैं और तेरापंथ युवक परिषद विजयनगर के अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं और कई संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं। ये आमेट निवासी हैं और बेंगलोर प्रवासी हैं। इनका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है यहाँ पे और वे और कोई नहीं, श्री बंसीलाल जी पितलिया हैं। बंसीलाल जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री पन्नालाल जी दुलुनिया जो राजस्थान परिषद के कार्यकारिणी सदस्य हैं, श्री कमल जी तातेर जो राजस्थान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, मैं विनय वैद प्रोजेक्ट मीट द आइकॉन का वाइस चेयरमैन और मेरे साथ हैं पूजा जी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज के हमारे आइकॉन के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। राजस्थान परिषद एक ऐसा प्रोग्राम ले आया है मीट द आइकॉन जहाँ पे हम उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके सक्सेस हासिल करते हैं ताकि जो लोग हम देख रहे हैं हम लोग इंस्पायर हो सके आपसे। तो 100% श्योर हो के यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं और वो वीडियो वैसे भी सोशल मीडिया पे जाने वाली है तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होने ही वाले हैं। तो शुरू करें इंटरव्यू जी। पहले मैं आप जानना चाहती हूँ आपके बचपन के बारे में। आप मुझे बताइए आपका बचपन कैसे भी था, आपका स्वभाव कैसा था बचपन में? बचपन में मैं मतलब एक साधारण सा था, कोई इतना नटखट नहीं था और अपने काम से काम रखता था, खाली ज़्यादातर पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान देता था। और मेरा बचपन क्या छोटे गांव से आया हुआ है, मेरा जन्म छोटे गांव में हुआ है तो वहाँ पर भी इतनी सुविधाएं नहीं थी और पहले तो कुछ स्कूल भी नहीं थी वहाँ पर। तो मेरा जहाँ जन्म हुआ वहाँ मैं 4th क्लास तक पढ़ा। फिर वहाँ स्कूल नहीं होने से मेरे पिताजी आमेट रहते थे तो फिर मैं 5वीं क्लास के लिए वहाँ चला गया। मैं मेरे दादाजी और दादी माँ के साथ ही रहता था और उसमें मुझे वहाँ पर खेती बाड़ी का धंधा था उनका, तो खेती बाड़ी में भी उनके थोड़ा बहुत जो भी मेरे से होता मैं उनका हाथ बटाता था। और फिर 5वीं आमेट पढ़ने के बाद में फिर जब मुझको छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी होती थी तो मैं मेरे जहाँ जन्म हुआ वो गाँव सालरा है गंगापुर के पास में, वहाँ जाता और छुट्टियों में हम 1.5 महीने तक जो छुट्टी पड़ती थी गर्मी की उसमें मैं सुबह और शाम दोनों टाइम पे वो आसपास गांव में जाके मतलब ये बिजनेस करता था। अच्छा। मतलब सुबह में जाके 5:30-6 बजे निकल के चाय बीड़ी, उसमें लोग गांव के लोग बीड़ी ज़्यादा पीते हैं तो बीड़ी माची चाय की पत्ती शक्कर और वो उनके मतलब में दान देते थे, मतलब गेहूँ वगैरह पैसे नहीं थे उनके पास, किसी के पैसे नहीं थे, वो दान देते थे। तो मुझे याद है कि मैं रोज़ 25 से 30 किलो वजन सिर पे लेके आता था। क्या बात। तो ये मैं मतलब मेरा एक एम था कि मैं छुट्टियों में कम से कम 2 कोठी होती थी हमारे घर में, वो मैं पूरी धान की भर देता था। क्या बात है। ये शुरू से ही मेरे को मतलब उसमें छोटी उम्र से ही आपने, छोटी उम्र से ही मुझे उसमें रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। अब आपका बचपन में कोई ऐसा यादगार पल है जिसमें आप ज़्यादा मस्ती करते थे, क्या वो आज तक आपको याद है कोई ऐसा पल? मैं स्काउट में जुड़ा हुआ था तो मैं 7th में था तब जम्बूरी हुई थी मद्रास चेन्नई में, उसमें मैं चेन्नई उसमें आया था और मेरे परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हमारे घर भी बहुत छोटा था और मुझे याद है कि हम रात को, हमारी बसों का बिजनेस था तो हम रात को बस में सोते थे, घर बहुत छोटा था तो हम 2 भाई बस में जाके सोते थे और बस भी बहुत मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी, बरसात के टाइम पे ऊपर से पानी भी टपकता था तो भी हम मतलब वहाँ पर हम सोते थे। तो भी मेरे पिताजी ने मुझे जम्मू में भेजा तो भी उसमें आधी फीस स्कूल ने दी थी और आधी फीस की व्यवस्था पिताजी ने की, बोला नहीं आपको जम्मू में जाना चाहिए। और वो जम्मू में मैं कम से कम एक 30 दिन का वो टूर था पूरा इंडिया का, मतलब बेंगलोर भी उसमें आए थे हम, चेन्नई में उसका ये था एक 7 दिन का प्रोग्राम था। तो वो मुझे याद आता कि वो मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए
क्योंकि बहुत जनों से मिला। चेन्नई में आने से पूरे राजस्थान के और पूरे ऑल इंडिया के और पूरे विदेश से भी लोग आए थे उसमें। तो उनसे मिलने से मुझे लगा कि मुझे भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए, और उसी समय मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी अमेर से निकल के बाहर आना चाहिए। तो वही मेरा दिमाग में था, इसलिए मैं बेंगलोर आने का समझो वही मेरे को एक माध्यम बना। अच्छा, तो एक और बात यहाँ पे पूछना चाहूँगा बंसीलाल जी कि आपकी जब परवरिश हो रही थी तो वो कौन से संस्कार थे जो संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिए, वो क्या माहौल था, क्या परिवेश था वहाँ पे आप, और कोई ऐसी बात जिससे आप बहुत प्रभावित हुए आपके माता पिता की, कोई ऐसी बात? मेरे पिताजी की एक सेवा की भावना बहुत थी, और मेरा धर्म संघ से जुड़ने का एकमात्र कारण मेरे पिताजी है। अच्छा। क्योंकि उनके ऊपर अच्छा से पहले वो मतलब जब एक टाइम था वो घर में साधु संत आते थे, लोग गोची के लिए आते थे, तो वो गोची में नहीं बनाते और बाहर निकल जाते थे, मतलब उनका भी कुछ जुड़ा नहीं था। लेकिन आचार्य तुलसी का जब मर्यादा महोत्सव अमेठ में हुआ तब उनका जुड़ाव उनसे हुआ। तब से मतलब मैंने लगा कि उनकी आचार्य तुलसी के ऊपर बहुत कृपा रही, और तीनों आचार्यों की, माँ प्रज्ञा जी की और माँ समर जी की, उनके ऊपर इतने मतलब आशीर्वाद उनके ऊपर था कि वो कभी भी 24 घंटे में कभी भी जाके उनके दर्शन कर सकते थे, चाहे 10,000 की भीड़ है। गुरुदेव का स्पष्ट उनको हर एक साधु संतों को निर्देश था कि बादल जी को नहीं रोकना है, उनको आने दीजिए। तो वही एक मेरे को भी लगा कि पिताजी अगर इतने जुड़े हुए हैं, तो वही कारण से मैं जब बेंगलोर आया तो मुझे भी धर्म संघ में जुड़ने का मौका मिला। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। जी, मैं बता दूं कि हम भी कई बार इनके साथ गुरुदेव के दर्शनों में जाने का मौका मिला है। तो इनके पिताजी के नाम से, अच्छा, बादरमल जी को, तो पिताजी के नाम से इनकी आइडेंटिफाई है, और अब तो खैर मतलब अध्यक्ष हैं वो अलग बात है। बाकी इनकी पिताजी की बहुत ही ज्यादा सभी साधु संत जितने भी धर्म संघ में जो पुराने साधु संत हैं वो सीधा ही के बोलते हैं बादल जी के लड़के आ गए। अभी भी मेरा नाम अगर नहीं जानते हैं तो बोला कि बादल जी के लड़के आ गए। क्या बात, क्या बात। तो एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेरा खुद का बैंगलोर में जब मैं आया उसके पश्चात कई वर्षों तक मेरा तेरापंथ योग परिषद से एक्टिवली जुड़ाव नहीं था, और ये बात कहते हुए मुझे बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि मैं भी तेरापंथ योग परिषद से इनके कार्यकाल में जुड़ा। और मैं आपको बता दूं कि आज एज एन टुडे आप विजयनगर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष हैं, और मैं विजयनगर सभा का मैं मंत्री, इनका मंत्री, मतलब विजयनगर सभा का मंत्री। क्या बात है, अभी आज की डेट। तो मेरा भी जब ये तेरापंथ योग परिषद बैंगलोर के अध्यक्ष थे सन 2009-2010 की बात है, तब मैंने योग परिषद की सदस्यता ग्रहण की, और तब से लेकर अब तक मैं योग परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि ये कहीं ना कहीं निमित्त बने मेरे योग परिषद के सफ़र में। तो बंसीलाल जी, मैं एक और बात इस मोड़ पर जानना चाहूँगा कि आपने बैंगलोर आगमन की बात कही, तो फिर ये आगमन के पश्चात क्या आपने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस यहाँ पे आते ही शुरू कर दिया? कैसा दौर था वो, कैसे संघर्ष का सामना करना पड़ा? मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1983 में मैं बेंगलोर आ गया था। तो मतलब मेरे पिताजी को मैंने बोला कि मुझे बेंगलोर जाना है। तो हमारा बसों का बिजनेस था, तो पिताजी ने बोला नहीं नहीं बेंगलोर नहीं जाना है, अब तुम तो यही रुको। और मैं बस में कंडक्टरी भी मैंने की है, और बस भी चलाना आता है मुझे। हाँ, और बहुत टाइम कंडक्टरी भी की है। अच्छा। तो फिर मैं हमारे यहाँ एक बुआ के लड़के रहते थे, तो वो बेंगलोर आए, जब राजस्थान आए हमारे घर पे आए, तो उन्होंने बोला बेटे आप बेंगलोर आ जाओ और आपको बेंगलोर आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बैठ गया कि बेंगलोर जाना है। तो मैं सबके सामने बोलते हुए मुझे खुशी हो रही कि मैं मेरे पिताजी को बिगर बोले बेंगलोर आया हूँ। खाली मदर को मैंने बोला कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, और वही रात को बोला। पूरी मैंने जो भी व्यवस्था थी मैंने कर ली। क्यों बस में जाता था तो कंडक्टरी करता था, तो पैसे बचते थे, तो ऐसे 100-200 रुपये मैं डेली चोरी करता था। ऐसा करके मैंने एक 3,000 रुपये करीब इकट्ठे किए, और उसमें मैंने नए कपड़े सिलाए, और एक जो भी रास्ते के लिए, अच्छा मालूम नहीं बेंगलोर कैसे जाना, कुछ पता नहीं था। तो मैं सुबह जल्दी उठा, मदर को बोला मैं अभी जा रहा हूँ, मदर को चर्च बस किए। पिताजी को भी बोला मैं जा रहा हूँ करके। फिर मदर ने बोला था कि पिताजी को ये तो जा रहा है बेंगलोर जा रहा करके। पिताजी ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर मेरे बस घर के बाहर खड़ी होती थी, उसको ड्राइव करके बस स्टैंड पे लेके गया, वहाँ खड़ी की, और दूसरी बस में बैठ के भिलवाड़ा आया, और भिलवाड़ा से वो मीनाक्षी ट्रेन चलती थी, हैदराबाद आया, और हैदराबाद से बेंगलोर आया।
फिर 4 साल मैंने मेरे बुआ के यहाँ सर्विस की, मैंने 87 तक सर्विस की, और 87 में मैंने यहाँ पर मेरा रेडीमेड का खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में बहुत स्ट्रगल हुआ, और 1 साल बाद में भी मतलब पहले पार्टनरशिप में दुकान की, फिर पार्टनर निकल गया। उसके बाद में फिर दुकान में आग, मतलब दुकान में बाजू में एक गोडाउन था वो इसका मटेरियल का, उसमें आग लग गई। तो सब लोगों ने समझा भी हमारी फैक्ट्री में आग लगी करके, तो जो फायर ब्रिगेड की जो आई मशीन, उसने पूरा हमारा फैक्ट्री में पानी डाल दिया, और वो धुआं से पूरा कपड़ा सब खराब हो गया। तो 6 महीना हमारा फैक्ट्री बंद रहा, तो उसमें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद मेरा छोटा भाई संजय वो आया बेंगलोर, और फिर हमने वापस नए दौर से वो काम स्टार्ट किया। तो 87 में मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया रेडीमेड गारमेंट का ही। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए, ये बात बता देना चाहता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं हमेशा, लेकिन जो संघर्षों से हार नहीं मानता और उसके ऊपर उठ जाता है और उससे मुकाबला करता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर विजयी होता ही होता है। यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है कि उन्हें काफ़ी संघर्ष सहना पड़ा, काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, लेकिन वो घबराए नहीं, वो विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते गए, और आज वो इस मुकाम पर हैं क्योंकि वो उन्होंने वहां पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। तो बंसीलाल जी, जब ये आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, तो कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शक बना, जिसने आपको मोटिवेट किया, आपको प्रेरणा दी आगे बढ़ने की, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। मतलब ऐसा मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं, हाँ, और मतलब हर तरह के दोस्त हैं, मतलब छोटी उम्र के भी हैं तो बड़े उम्र के भी दोस्त हैं, सामने बैठे हुए जो दोस्त लोग ही हैं। लेकिन मैं जब मुश्किल में होता था तो मैं एक ही सारा मेरा गुरुदेव को याद स्मरण करता था। क्या बात। और यही स्मरण करके भी मुझे अभी इस संघर्ष की घड़ी में कैसे पार करना है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आचार्य तुलसी की मेरे ऊपर थोड़ी कृपा थी, लेकिन समझ सकता हूँ कि कुछ मेरे अंतराय क्रम रहे होंगे, तो पूरा आशीर्वाद का मैं नहीं ले पाया। क्योंकि जब मैं मधुकर स्वामी थे, तेराबंजी उपनिषद के संभालते थे, तब उनका मेरा बहुत अच्छा था उनके साथ। उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि बंसी तुम अभातूप में जुड़ो और तुम काम करो करके, लेकिन मैं वो मेरा स्ट्रगल दौर था, बिजनेस का भी इतना सेटिंग नहीं था, और वो समय क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, पिताजी के पास पैसा नहीं था, मैंने जो पार्टनरशिप धंधा किया वो पार्टनरशिप अलग हो गई, तो उसको पैसा देना पड़ा, तो मैंने ऐसे ही एडजस्टमेंट करके मैंने काम चलाया, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे हर घड़ी में शायद लगता है गुरुदेव ने मुझे बहुत संबल प्रदान किया है, तो मैं सबसे ज़्यादा गुरुदेव को ही इस चीज़ के लिए मानता हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो एक और बात जो यहाँ पे उभर कर आई है वो ये है कि धर्म वो शक्ति है, धर्म में वो संबल देने की शक्ति है, धर्म आगे बढ़ाता है हमें। और इन्होंने जैसे बताया कि जब ये मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो धर्म उनका सहारा बना, धर्म उनका कवच बना। तो यही हमें सीख मिलती है कि हम चाहे किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, धर्म एक पतवार की तरह है जो हमारी नौका को इस पार से उस पार ले जा सकती है। तो हमें धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बंसीलाल जी, ये तो हमने जाना आपके जीवन शुरुआती दौर के बारे में, आप किस तरह आपने व्यापार स्थापित किया और किस तरह धर्म आपके जीवन में शक्ति बनकर आया। पूजा जी, आप इनसे कुछ परिवार के बारे में पूछना चाहते हैं? जैसे आपने बताया आपके परिवार के बारे में, आपके पिताजी और माताजी के बारे में, मैं ये जानना चाहती हूँ आपके सफलता, आपके जब संघर्ष कर रहे थे आप, तो आपको जब सफलता प्राप्त हुई उसके पीछे आपके परिवार का कैसा योगदान था? किस तरीके से आपके माताजी, पिताजी और आपकी बेटर हाफ, आपकी पत्नी जी और आपके बच्चे सपोर्ट कैसे किया आपको? इसमें सबसे ज़्यादा मैं मेरे पिताजी को मानता हूँ कि उन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया। कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, और हमेशा मेरा साथ दिया उन्होंने। और उसके बाद में मेरे छोटे भाई, मेरा संजय छोटा भाई, वो मेरे साथ में आया और हम दोनों ने बिजनेस में साथ में काम किया। फिर दूसरे और एक भाई हेमंत, वो साथ में आया। तो ऐसा हमारा पूरा परिवार का मुझे पूरा सहयोग मिला, और आज भी परिवार का सहयोग मिल रहा है। और जैसे पत्नी की बात है तो मुझे भी ये बताने में थोड़ा संकोच नहीं कि मतलब मेरी शादी होने के बाद में मेरा पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उनका मेरे साथ पूरा सपोर्ट था, लेकिन उनकी वो खुद ही उनके मतलब हाथ में नहीं थी, जूझ रही थी। इसलिए इतना मैं नहीं मानता हूँ कि उनका मेरा हर समय मेरे साथ थे, लेकिन
कुछ कारणवश जैसे कि तो उनका इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अभी बच्चों का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। क्या बात। मेरे तीनों बच्चे मुझे हर समय बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्ची ने एक MBA किया है और छोटा बच्चे ने BA किया और बच्चा अभी लंदन पढ़ के आया है, तो तीनों का मुझे अभी बहुत सपोर्ट है। तो जोरदार तालियां दो। तो आपने जैसे बताया कि समाज के लेकर आपको बहुत प्रेम है, तो आप मुझे ये बताइए आप परिवार और समाज के बीच में आपका तालमेल कैसा होता है, और आपकी प्रायोरिटी परिवार होगी या समाज? मेरी प्रायोरिटी समाज ज़्यादा है, धर्म संघ ज़्यादा है। मैं इसके लिए मैंने परिवार को बहुत गौर भी किया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे भाई ने बताया किन्नर जी चिप्पड़ ने इनको लिया, तो मुझे भी उन्होंने कार्य समिति में लिया। फिर भाई लाल जी भी यहाँ बैठे हुए, उनके अध्यक्ष काल में मैंने कोषाध्यक्ष का उन्होंने मुझे कार्यभार दिया, और उसके बाद मैं सुरेश जी दक्के में टाइम मंत्री बना, फिर अध्यक्ष बना युवा परिषद का, फिर अखिल भारतीय तारापंथ में भी जुड़ने का मिला। तो और अभी कंटिन्यू विजयनगर में आने के बाद विजयनगर सभा का उपाध्यक्ष, अरुण समिति में उपाध्यक्ष, अभी अध्यक्ष। तो धर्म संघ में थोड़ा मुझे ज़्यादा काम करने का, और मुझे ये रहता है कि सुबह उठते ही चलो पहले धर्म संघ का काम करें। और अगर आप इस बीच में अगर परिवार को आपकी ज़रूरत हो तब? परिवार की ज़रूरत हो तो मैं थोड़ा उसमें थोड़ा कंजूसी करता हूँ। परिवार को इतना टाइम देने में मैं सोचता हूँ, उनको बोलता हूँ आप कर लो, मुझे वहाँ जाना है। जैसे आज संडे है, अभी जैसे मान लो आज संडे, तो मैं सोचता हूँ नहीं पहले गुरुदेव को जाना है। तो मेरा दिमाग में ये रहता है कि पहले अपने धर्म संघ के या जो अपने दायित्व लिया है, जो काम लिया है, उसको अपने को पहले करना है। और परिवार ने भी बहुत साथ दिया है, क्योंकि मैं अगर पहुंचा हूँ तो परिवार के सपोर्ट से ही पहुंचा हूँ। उन्होंने अपनी जो भी इच्छा है उनको उन्होंने अंदर कंट्रोल किया है और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए जैसे इन्होंने फरमाया कि एक बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं ये, और इनकी जो पहचान है वो है कि एक बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य और बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और इन्होंने एक अपनी सामाजिक पहचान बनाई है सब जगह। तो बंसीलाल जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि आप कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इन धार्मिक संस्थाओं के लिए आपने पद पर कई पदों पर भी अपनी सेवाएं दी है। इन धार्मिक संस्थाओं के लिए काम करके आपका अनुभव कैसे रहा? कहीं कभी कोई अगर विरोध आपको सहना पड़ा, कहीं किसी ने कोई टिक्का टिप्पणी कर दी हो, या तो आपने उसका सामना कैसे किया, और आपका ये पूरा अनुभव इन सभी संगठनों में समय व्यतीत करके कैसा रहा? इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि मुझे संघर्ष तो बहुत करना भी पड़ा। सामाजिक संस्था में रहते हैं, पद पे रहते हैं, तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आदमी को कभी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। अच्छा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष नहीं बना युवा परिषद का, मुझे लगा था कि जितने भी लोग हैं सब मेरे दोस्त थे, और जब से मैं अध्यक्ष बना मुझे लगा मेरे दोस्त कम हो गए, दुश्मन ज़्यादा हो गए। दुश्मन बोले तो क्योंकि हर आदमी को उसमें आप पद पे आने के बाद में आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हर आदमी की इच्छा रहती है कि अगर मैं अध्यक्ष बनाए तो मुझे भी लेगा, मुझे भी ये काम देगा, मुझे काम देगा, लेकिन वहाँ लिमिटेशन होती है, तो सबको अपन पद पे नहीं रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को पद पे आने के टाइम पे बहुत ही एडजस्ट करना पड़ता है कि कैसे उनको सबको साथ में जोड़ें। हर एक आदमी को अपन जोड़ नहीं सकते हैं, एक लिमिटेशन रहती है। और साथ समंजस्य तो क्या है, जैसे कि अभी मान लो कभी कुछ गलती हो जाती है, काम करते हैं गलती हो जाती है, या जो मैं काम करता हूँ किसी को पसंद भी नहीं आता है, वो कुछ टिक्का टिप्पणी करता है या कुछ बात की मान होती है, उसमें थोड़ा महसूस होता है यार क्यों ऐसा किया, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ। क्या बात है, मतलब 2 दिन 1 दिन देता है, फिर बाद में यार चलो ठीक है हो गया रहेगा, उसको भूल जाता हूँ और फिर अपने काम में लग देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जैसा कि इंग्लिश में कहावत है, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई बात भी हो गई तो वो भूल जाते हैं। तो मतभेद जरूर हों जब हम धार्मिक संस्थाओं में से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका परिवार धार्मिक धर्म से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तेरापन धर्म संघ से। तो कोई एक ऐसी बात आचार्य श्री तुलसी की, महाप्रज्ञा जी की या महाश्रमण जी की कोई एक ऐसी बात जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, तेरापन धर्म संघ की कोई ऐसी बात, और वो बात क्या है? मुझे आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने बहुत मतलब आकर्षित किया है। एक बार की घटना बताता हूँ। शायद वो एक बहुत दिव्य पुरुष थे, और जब जयपुर तत्वनाश था गुरुदेव का, और मैं उसमें युवा परिषद का मंत्री था, अधिवेशन था, तो हम वहाँ पर पहुँचे। फिर अब इस बेंगलोर के लिए रवाना होना था हमको, सुबह 6:30 का कुछ फ्लाइट था, तो हमको 4 बजे वहाँ निकलना था।
तो हम 5-6 साथी सब साथ में थे। तो 4 बजे हम गुरुदेव के पास पहुँचे, मंगलपाठ सुन के आ जाए। तो गुरुदेव उसमें ध्यान में थे, हम सामने बैठ गए। बैठते ही फिर हमने 7 बजे मुनिषी थे उनकी सेवा में, उनको बोला भी मंगलपाठ सुनना है। तो बोला गुरुदेव ध्यान में 2 मिनट रुको करके। तो गुरुदेव सोचते ध्यान में आते ही अचानक पहुँच गए। हमने सोचा भी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएगा, चलो अभी मंगलपाठ नहीं होगा, अपन मुनिषी मंगलपाठ सुन के चलते करके। मैं सामने बैठा था, मुझे विश्वास था कि गुरुदेव मंगलपाठ देंगे। अचानक गुरुदेव को खांसी हुई और खेकार आया और उन्होंने देखा मुझे देखते बोला जावे कहीं, बोला कि जाओ मंगलपाठ। और उन्होंने पूरा मंगलपाठ मुझे सुनाया। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन वही है। अच्छा। चेंज वाला दिन वही है। इतना बड़ा शायद महाप्रज्ञ जी बड़ा मंगलपाठ कभी नहीं सुनाते थे। तो उन्होंने बहुत पूरा मंगलपाठ मुझे सुनाया। हम सब लोग साथी लोग सब आश्चर्य करने लगे कि भाई आज गुरुदेव का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में इससे बड़ा क्षण कोई नहीं हो सकता है। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। तो आपसे हमने बहुत कुछ जाना, आपके बचपन के बारे में जाना, आपकी जीवन यात्रा के बारे में जाना, परिवार के बारे में जाना, और धार्मिक संस्थाओं से जो जुड़ाव है उसके बारे में भी हम रूबरू हुए। अब आप आज की युवा पीढ़ी को कैसे देखते हैं? जब आप देखते हैं, आप क्या मानते हैं कि वो हमसे आगे हैं या हमसे पीछे हैं? और उनके लिए अगर आपके दिल में कोई संदेश हो तो ज़रूर दीजिए। युवा पीढ़ी के लिए मैं एक बताना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा धर्म संघ के हिसाब से अगर देखें तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है कि जब भी हम संस्कृति के पास जाते हैं तो ज़्यादातर संस्कृति बोलते हैं कि भाई कुछ त्याग करो या तपस्या करो या समय करो, ये ज़्यादा बोलते हैं। तो उन लोगों को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम है और इसलिए वो थोड़ा मतलब दूर भी जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी को साधु संतों के पास आना चाहिए और वो अगर त्याग तपस्या की बात करते हैं तो उसमें कोई न कोई फायदा ही है। समय की बात करते हैं तो भी उसमें कुछ निर्जरी होती है या कोई दूसरी बात को निर्जरी होती है, उसके लिए वो कहते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी को ये चीज़ समझ में नहीं है। सही। मेरा बेटा भी अगर मैं उसको सच बोलता हूँ तो उसको गुरुदेव आता है, दर्शन करता है, चला जाता है। मतलब उसको जितना मुझे है उतना उसमें नहीं है। तो उसको बोलता भी तुम ये मतलब गुरुदेव के पास, तो बोलता नहीं आओ तो क्या फ़ायदा है। मतलब उसको एक उनकी सोच बहुत अलग है। वो पढ़ने के बाद में थोड़ी सोच उनकी बदल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी की सोच को बदलना चाहिए और धर्म संघ का साथ अगर होगा तो उनको आगे बढ़ने में बहुत होगा और अपने मतलब जो उनके कर्म भी कटेंगे और आध्यात्मिक जीवन भी होने से सफल होगा। बहुत बड़ी बात है, जोरदार ताली हो जाए। जीवन की हापाधापी में हम लोग कितना भी भाग लें, कितना भी दौड़ लें, लेकिन धर्म का सानिध्य, धर्म संघ का सानिध्य हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर लें, कहीं पर भी काम कर लें, चाहे आप देश में हो, चाहे आप विदेश में हो, चाहे आप शहर में हो या गांव में हो, लेकिन धर्म संघ का जो साथ है वो साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये मैसेज जो दिया है इन्होंने आज यहाँ पे, एक बहुत बड़ी बात कही है आदरणीय श्री बंसीलाल जी ने। और ये जो तमाम दर्शकगण ये कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे विश्व में, वो इस बात को गांठ बांध लें और अपने जीवन में इस बात को लाएं, अनुसरण करें, तो निश्चित तौर पर आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और आपकी जो धुन है सक्सेस पाने की, उस धुन को परिपक्वता मिलेगी। तो बंसीलाल जी, बहुत अच्छी वार्ता, बहुत अच्छा ये सेशन गया और आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। पूजा जी, ये तो हो गई बहुत सारी गंभीर बातें, अब कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाए। हंसी मजाक का नाम लेते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्या बात है। तो इतनी सारी बातें की आपसे, आपके लाइफ के बारे में जाना, आपके स्ट्रगल्स के बारे में जाना, इतना कुछ सीखा, तो अब थोड़ा हंसी मजाक भी बनता है। और वैसे भी बता दूं, मैं ये काफ़ी हंसमुख किस्म के इंसान हैं और बहुत ही चेहरे से लग रहा है वो तो। पूजा, एक बात बता दूं, मैं इसको हमेशा हम लोग नानू बुलाते हैं। नानू अच्छा, नानू के नाम से हम लोग इनको बुलाते हैं। एक बार नानू के नाम से बुलाते हैं। और बुरा तो मानना इन्होंने सीखा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी पूछ लीजिए, ये बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, तो फिर मेरे पास बहुत अच्छा चांस है पूछने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय होगा ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट हीरोइन अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ कौन है? माधुरी दीक्षित। हाँ, अच्छा, पहली बार किसी ने अपार्ट फ्रॉम वाइफ आंसर दिया। अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप उन्हें किस तरह मनाते हैं?
तो पति पत्नी का तो खट्टा मीठा जीवन रहता ही है और रूठते तो ही हैं। सॉरी लेकिन पहले कौन बोलता है? मैं ही बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ और उनको थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आता है क्योंकि मैं बताया ना आपको, उनके थोड़ा मेंटली कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करके उनको बनाना पड़ता है और वो मान भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जब, लेकिन ये तो जिंदगी का दौर है, चलता रहता है। थर्ड क्वेश्चन, इमेजिन आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट में और आपके बाजू में मिस यूनिवर्स है, कोइंसिडेंस, तो आप उन्हें क्या सवाल पूछेंगे? मैं पूछूंगा आप इतनी सुंदर कैसे हो? किसी दिन आपको जस्ट इमेजिन अगर आप एक कोई एनिमल बनते हो तो आप कौन सा एनिमल बनोगे और क्यों? मैं बनूंगा शेर। और क्यों? क्योंकि शेर जंगल का राजा है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक राजा बनूं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी हंसी, मेरा चेहरा। आपकी वीकनेस क्या है? मेरा वीकनेस गुस्सा। ऐसी चीज़ जो आप कभी ज़िंदगी में करना नहीं चाहते हो? इसके बारे में तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को धोखा नहीं दूँ। क्या बात, क्या बात, सही। बहुत बड़ी बात। अगर आपको हम कहें कि आप में एक चीज़ चेंज करनी है गुस्सा के अलावा, तो आप वो कौन सी चीज़ चेंज करोगे? मेरा जो स्वभाव है कि मैं किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, ये मेरी बहुत कमजोरी है, तो इससे मैंने बहुत ठोकर भी खाई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतना जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ना करूँ। ओके और आप मुझे ये बताइए कि आप आपके लाइफ में आपका जो चल रहा है ज़िंदगी, उसमें हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो? 0 to 10 में हेल्थ को कितना ध्यान देते हो आप? मैं इतना तो हेल्थ पे ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि भी समाज से जुड़ा हूँ, तो थोड़ा इतना टाइम शनि के लिए नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं साल में थोड़ा उपवास तपस्या वगैरह कर लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उससे थोड़ा मेंटेन हो जाता है। तो 0 to 10 में क्या रेटिंग दोगे आप अपने हेल्थ के? मेरा इसलिए पेट बढ़ा हुआ है कि मैं 3 देता हूँ। ओके लास्ट क्वेश्चन, आपकी पत्नी जी यहाँ पे देख रही है, तो आपने जैसे कहा कि रूठ जाती है तो आप ही मनाते हैं, आप ही सॉरी बोलते हो, तो इधर अच्छा चांस है, एक गाना गा लीजिए उनके लिए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। रंगीला जी, बहुत 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 धन्यवाद आपके प्रति, हम कृतज्ञ हैं। आप यहाँ पर आए, इस मंच पर आए, इस प्रोग्राम में आए, राजस्थान परिषद की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे मौका दिया, और मैं अध्यक्ष महोदय, मेरे जो मंत्री भी हैं, इनको बोला भी था कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मेरा मंत्री अध्यक्ष बन गया है, तो इससे बड़ी खुशी मुझे क्या होगी कि मेरा मंत्री अगर अध्यक्ष बन गया है तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। अध्यक्षों का सामना हो रहा है और इतना मतलब हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, हमारे 3 उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मेरे जो मतलब जयंती लाल जी बहुत समय से मेरे साथ में हैं। जब मैं राजस्थान विजयनगर मित्र मंडल का कोषाध्यक्ष था तो फिर उन्होंने कोई मैंने कार्यभार सौंपा था, और पिछली बार मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे हम देखे कोषाध्यक्ष थे, और तो मेरी पूरी टीम क्या मतलब जुड़ी यहाँ है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई उनको भी एक मेरे बारे में कुछ जानने का मौका मिला है। बहुत एक बार जोरदार ताली हो जाए।